सभी हिंदी साहित्य प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखिए, हम पढ़ रहे थे जो आपकी यूजीसी नेट जेआरएफ के अंतर्गत इकाई 2 और इकाई 5 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। आप सोचेंगे कि इकाई 2 और इकाई 5 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर इनमें हम क्यों पढ़ रहे हैं। देखिए, इकाई 2 में आपका जो छायावादी युग दिया है, छायावादी युग की प्रवृत्तियाँ, उनके विशेषताएं, छायावादी युग के कवि और उनसे संबंधित कविताएं। ठीक है, तो उनसे जो संबंधित कविताएं हैं वो दूसरे यूनिट में न देकर 5वीं यूनिट है जो आपकी, उसमें महत्वपूर्ण कविताएं दी हुई हैं अलग अलग युग की। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आया हुआ है ये दिसंबर 2018 का है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है ये, क्योंकि पिछली 2 क्लासों में हमने इनसे संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवा दिए हैं और पूरी डिटेल्स के साथ में करवाए हैं। आप ये क्लास देखेंगे तो आपको एहसास होगा कि पीछे भी हमने किस तरह की क्लासें ली हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है ये कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है, रचनाएं हैं झरना सन 1918 की है, अनामिका सन 1923 की है। अनामिका के लिए एक आप बात याद रखेंगे, जो अनामिका है इसके 2 संस्करण प्रकाशित हुए थे। पहला संस्करण अनामिका का प्रथम संस्करण है वो सन 1923 में संकलित हुआ था, जबकि इसका दूसरा संस्करण सन 1938 में संकलित हुआ था। एक बात और याद रखेंगे कि 1938 में इसमें 2 महत्वपूर्ण कविताएं थी निराला जी की। एक तो राम की शक्ति पूजा जो सन 1936 की थी, और सरोज स्मृति जो इनका शोक गीत था वो सन 1935 का था। वो इन दोनों ही महत्वपूर्ण इनकी कविताएं बहुत ही महत्वपूर्ण है वो, और दोनों ही आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में लगे हुए हैं। तो देखिए, जो दोनों कविताएं हैं इनकी, ये संकलित किसमें है, अनामिका के दूसरे भाग में। पल्लव है, ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। कब की है? तो सन 1928 की है। ठीक है, कब की? 1928 की। पल्लव की भूमिका को छायावाद का मैनिफेस्टो या घोषणा पत्र कहा जाता है। आगे है निहार। निहार है, ये सन 1930 की है और ये महादेवी वर्मा जी का काव्य संग्रह है निहार। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सबसे पहले आएगा 1918, फिर अनामिका 23, 28 पल्लव और 30 में निहार। तो देखिए, ये ऑप्शन ही आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आगे है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का आपको सही अनुक्रम बताना है। देखिए, मैंने जितनी बार भी रचनाकार आए हैं उनके जन्म काल को मैंने बार बार बताया है। देखिए, श्रीधर पाठक का जन्म हमने बताया था, कहीं पे 58 आ सकता है, कहीं पे 59, तो 1859 है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी का जन्म सन 1865 है और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 है। तो देखिए, सबसे पहले आएंगे आपके श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक यहाँ है, लेकिन देखिए जो जयशंकर प्रसाद हैं ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के बाद में आएंगे, क्योंकि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 65 का है और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 89 का है। जयशंकर प्रसाद जी के साथ में आप याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, और जो आपके रामनरेश त्रिपाठी हैं इनका जन्म भी सन 1889 को हुआ था। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले श्रीधर पाठक यहाँ पे आए हैं 1959, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जो 1865, और जो आपका जयशंकर प्रसाद हैं इनका जन्म 1879, ठीक है, 1889, और सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म है सन 1900। तो आपका डी ऑप्शन है ये बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं ये, और इनका सही अनुक्रम बताना है। आंसू इनका विरह काव्य है जो सन 1925 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था? सन 1925 में। लहर इनका सन 1933 का है। कामायनी इनका सन 1935 का है, जिसे छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है, और सन 1936 में इसके लिए इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था। प्रेम पथिक सन 1913 की है। तो सबसे पहले रचना आएगी इनकी प्रेम पथिक। तो देखिए, प्रेम पथिक यहाँ है और प्रेम पथिक यहाँ है। तो देखिए, प्रेम पथिक 13 की है, आंसू 25 का, और लहर 33 और कामायनी 35। तो देखिए, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी, क्योंकि प्रेम पथिक 1913, आंसू है 25, लहर 1933 और कामायनी 1935। याद रखेंगे, कामायनी के लिए इन्हें मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। ये सभी रचनाएं आप याद रखेंगे मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, एकांत संगीत, ये रचनाएं हैं हरिवंश राय बच्चन जी की। हरिवंश राय बच्चन जी को हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है। हरिवंश राय बच्चन जी की 3 रचनाएं हैं मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, जो 35, 36, 37 की हैं। मधुशाला 35, मधुबाला 1936 और मधुकलश 1937। ये तीनों ही रचनाएं जो इनका हालावाद है उसके
धर्म ग्रंथ हैं। किसके? हालावाद के धर्म ग्रंथ हैं। ये अन्य तथ्य थे। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 को हुआ था। ठीक है, यहाँ पे है ये हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं। मधुशाला इनकी सन 1935 है, मधुबाला 1936 और मधु कलश सन 1937 है। सतरंगिनी इनकी कब की है? तो सन 1945 की है। मिलन यामिनी इनकी कब की है? तो सन 1950 की है। और एकांत संगीत इनका सन 1939 की। ठीक है, तो सबसे पहले आएगी इनकी मधुशाला। तो देखिए मधुशाला यहाँ पे है सबसे पहले, लेकिन क्रम इनका सही नहीं है। फिर मधुशाला फिर है आपके डी ऑप्शन में। यहाँ पे मधुशाला 35, एकांत संगीत 39, सतरंगिनी 45 और मिलन यामिनी 50। तो देखिए 35, 39, 45 और 50 ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो इनकी रचनाएं हैं कौन सी जिनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा? तो ये हैं, एक तो सौवर्ण और एक है रजत शिखर। रजत शिखर है इसका रचना काल सन 1951 है, और जबकि सौवर्ण है ये इनकी जो चिदम्बरा है 1958 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, उसमें संकलित है ये सौवर्ण। और एक इनकी 2 रचनाएं और हैं अरविंद दर्शन प्रभाव की, इनकी 4 रचना है, एक सौवर्ण, रजत शिखर। और भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो आप याद रखेंगे 2 रचनाएं और हैं इनकी, एक तो स्वर्ण धूलि, कौन सी है? स्वर्ण धूलि, और दूसरी है स्वर्ण किरण। और याद रखेंगे दोनों कब की है? सन 1947 की है। इसके ऊपर भी अरविंद दर्शन का प्रभाव है। ठीक है, ग्राम्या इनकी सन 1940 की रचना है। तो यहाँ पे आपका आंसर तो आएगा 2 और 3। 2 और 3 आपके देखिए बी ऑप्शन में है। यहाँ पे अन्य दो रचनाएं दी गई सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो ये ग्राम्या है, ये सन 1940 की है, और गुंजन इनकी सन 1932 की है। कब की है? गुंजन इनकी सन 1932 और ग्राम्या सन 1940। जबकि सौवर्ण, रजत शिखर, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि ये 4 रचनाएं हैं जिनके ऊपर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है। याद रखेंगे सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएं हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, उनको 4 भागों में बांटा गया है। पहले अलग हैं, दूसरी अलग, तीसरी अलग, जिस पर प्रगतिवाद का प्रभाव पड़ा, जिस पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा, भारतीय दर्शन का प्रभाव पड़ा, छंद आधारित, इस प्रकार से इनके साहित्य 4 प्रकार से इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इनमें से एक तो स्थापना है ए, और दूसरा है तर्क। कूट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। देखिए छायावाद है वो रीति काव्य की भांति शुद्ध मासल प्रेम का काव्य है। क्या पूछा आपसे? कि जो छायावाद है वो रीति काव्य की भांति ही शुद्ध मासल प्रेम का काव्य है। तो देखिए ये शुद्ध मासल प्रेम का काव्य नहीं है छायावाद की भांति, ये तो प्रकृति सौंदर्य का काव्य है। क्या है? प्रकृति सौंदर्य प्रेम का काव्य है, इसमें शुद्ध मासल काव्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्थापना गलत है, क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति हुई है, ये भी गलत है। ठीक है, व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति नहीं हुई है, क्योंकि देखिए एक एक शब्द ही क्वेश्चनों को गलत करवाता है और आपको एक एक शब्द पर ध्यान देना है। क्या है? क्योंकि छायावादी कविता में व्यक्तिनिष्ठ वासना की अभिव्यक्ति है, ये बिल्कुल कथन गलत है, क्योंकि इसमें सांस्कृतिक चेतना और मानवतावादी दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति हुई है। याद रखेंगे छायावाद में क्या है? छायावाद में सांस्कृतिक चेतना और मानवतावादी दृष्टिकोण की स्थापना हुई है, और शुद्ध मासल की जगह यहाँ पे प्रकृति सौंदर्य और प्रेम का काव्य है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कथन आपके गलत हैं, तो आपका ए भी गलत और आर भी गलत, ऑप्शन आएगा ए। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें किन कवियों के लिए क्या कहा है, सही उत्तर का आपको चयन करना है। यहाँ पे नहीं दिया गया कि इन्होंने किसमें कहा, तो मैं बता रही हूँ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास जो सन 1929 का है। हिंदी साहित्य इतिहास को मैंने एक बार करवाया था, लेकिन अधूरा ही हुआ है वो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने जल्दी के चक्कर में उसको थोड़े तथ्यों को मैंने समझाया नहीं है। तो मैं चाहती हूँ पहले ये बुक पूरी हो जाए, फिर उसके बाद में मैंने एक एक नोट्स, मैं बुक को ना पढ़ाकर नोट्स, मेरे हैंड राइटिंग नोट्स बनाकर वो मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल ने इन कथनों के संबंध में कविताओं से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग आपको करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है आपके कूट। ठीक है, अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावना में रंग दिया है। देखिए अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं में रंग देखा है।
सरल भावनाओं के रंग में देखा है तो ये है, किसका कथन है ये कथन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, किसका है? निराला जी का कथन है। देखिए किसका कथन है? ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का कथन है। ठीक है, ये देखिए फिर है, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियां सामने रखी हैं जो लोकोत्तर हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है महादेवी वर्मा का। क्या है? महादेवी वर्मा का। कवि की रहस्य दृष्टि की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है सुमित्रा नंदन पंत जी का। अगला है, इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधुवर्षा में मानव प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल जाता है। तो ये कथन है जयशंकर प्रसाद जी का। किसका कथन है? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 5 1 3 4 5 1 3 4 आपके डी ऑप्शन में। अगला है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आपको जो हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं हैं वो सही अनुक्रम है। देखिए दिसंबर 2018 में भी हरिवंश राय बच्चन जी के बारे जो रचनाएं हैं उनके बारे में पूछा गया, और जुलाई 2018 में भी। आप याद रखेंगे हरिवंश राय बच्चन जी ही नहीं, सभी की रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। निशान निमंत्रण है इनका सन 1938 की रचना है। प्रणय पत्रिका इनकी सन 1955 की है। जाल समेटा सन 1973 है, और मिलन यामिनी इनकी सन 1950 है। ठीक है, एक बात और याद रखेंगे, जो इनकी ये जाल समेटा है, जाल समेटा, ये जो हरिवंश राय बच्चन जी हैं इनकी अंतिम रचना थी। ठीक है, कैसी रचना थी? अंतिम रचना थी। तो देखिए जो सबसे पहले कौन सा आएगा? निशान निमंत्रण, फिर उसके बाद में आएगा मिलन यामिनी, फिर प्रणय पत्रिका और जाल समेटा। तो निशान निमंत्रण यहाँ है, लेकिन इसमें ये सही नहीं है। अगला है निशान निमंत्रण सन 1938, मिलन यामिनी सन 1950, प्रणय पत्रिका सन 1955 और जाल समेटा सन 1973। और 73 जो 1973 की जाल समेटा है ये हरिवंश राय बच्चन जी की अंतिम रचना है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा आपका डी। एक बात याद रखेंगे, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 है। इनकी 3 रचनाएं हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, जो 35, 36, 37 में याद करना है आपको। और जो आपके जो इन्होंने रचना की थी, जो प्रवर्तक थे ये हालावाद के, उसके धर्म ग्रंथ हैं आपका धर्मशाला, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है। क्या है? श्रद्धा के कारण जो अनिर्दिष्ट और आलंबन है वो अज्ञात होता है। तो देखिए ये कथन आपका गलत है, क्योंकि क्या बता रही हूँ मैं, कहाँ पे किया मैंने? श्रद्धा के कारण अनिर्दिष्ट और आलंबन अज्ञात होता है, ये गलत है, क्योंकि श्रद्धा में दृष्टि व्यक्ति के कर्मों से होती हुई श्रद्धे तक पहुँचती है। ठीक है, तो आपका आर सही है और ए गलत है। ए सही और आर गलत, ये कहाँ पे है? तो ये आपका है, सॉरी, ए गलत है और आर सही है, और ये ऑप्शन है आपका 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। ये आ गया यहीं पे, जो पीछे हमें बताया था कि छायावाद है वो शुद्ध मासल प्रेम है, रीति काव्य की भांति शुद्ध मासल प्रेम का काव्य है। तो देखिए यहाँ पे ये दोबारा से दोहराया गया है क्वेश्चन, वो पूछा गया जुलाई 2018 में। देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। देखिए छायावाद रीति काव्य की भांति शुद्ध मासल काव्य है, ये 2018 दिसंबर में पूछा गया। और देखिए इसी का सही दे दिया यहाँ पे, छायावाद शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि छायावाद लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना है वो न के बराबर है। ठीक है, तो ये कथन तो देखिए गलत है, क्योंकि छायावाद है उसमें राष्ट्रीय बोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर क्यों है? क्योंकि राष्ट्रीय बोध और आध्यात्मिक चेतना से संबंधित वहाँ पे काव्य लिखे गए हैं। तो ये कथन आपका गलत है। देखिए ऑप्शन आएगा यहाँ पे, ए तो आपका सही है और आर आपका गलत है। तो उत्तर आएगा आपका ए सही। एक मिनट, देखिए जो इसमें राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना न के बराबर, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो राष्ट्रबोध और आध्यात्मिक चेतना है उसमें उसका इसमें वर्णन नहीं है, क्योंकि ये तो क्या है, लौकिक प्रेम और सौंदर्य के काव्य है। कौन सा? छायावाद। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपका, इस क्वेश्चन के लिए सॉरी, क्योंकि मैंने आपको गलत बताया है, आप दोबारा से पढ़ेंगे इसको, क्योंकि छायावादी शुद्ध
छायावाद है वो शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है, इसलिए इसमें राष्ट्रबोध और जो आध्यात्मिक चेतना है वो न के बराबर है, इसमें नहीं लिखी गई। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं। मानव और प्रकृति के बीच समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सृजन के सूत्र विद्यमान होते हैं। तो आपका ये कथन तो देखिए ठीक है। मानव और प्रकृति के बीच में समानता, पूर्व संपर्क, पूरकता या विरोध भाव में मिथक सर्जन के सूत्र विद्यमान होते हैं, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्रकृति में अलौकिकता और दिव्य शक्ति है और मानव कल्पना तथा प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध होता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मानव कल्पना और प्रकृति के मध्य सीधा और अनिवार्य संबंध होता है। तो आपका ए भी सही है और आर भी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, देखिए कथन दिया गया है आपको, क्योंकि स्वच्छंदतावादी छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय है। क्या बताया है कि जो स्वच्छंदतावाद है वो छायावाद और रहस्यवाद का पर्याय है, तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यह द्विवेदी युगीन शास्त्रीयता की प्रतिक्रिया स्वरूप व्यक्ति कल्पनातिरेक और निजी रहस्यानुभूति का प्रतिफलन है। तो आपका आर सही है। यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका ए गलत और आर सही है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे दी गई हैं काव्य पंक्तियाँ और आपको बताना है, दुख ही जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये किसकी है? तो ये है निराला जी की पंक्तियाँ। किससे हैं? सरोज स्मृति से। मैं दिन में ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकला हिरक प्याली। तो ये किसकी हैं? ये हैं महादेवी वर्मा जी की। अगला है, रोज सवेरे थोड़ा सा मैं अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। और ये कथन है अज्ञे, क्योंकि अज्ञे जी का कथन है ये, क्योंकि रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, तो हम उस बात को ज्ञात नहीं कर सकते कि कौन से अतीत में जी लेते हैं। तो ये अज्ञे से आप ट्रिक से याद रखेंगे। बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशि खंड सदृश्य या स्पष्ट भाल। और ये प्रसाद जी की पंक्तियाँ, ठीक है। ये किससे संबंधित है? ये कामायनी से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा 4, 3, 1 और 5। दोबारा से पढ़ लेते हैं। दुखी जीवन की कथा रही क्या कहूँ आज जो नहीं कही, ये किसकी हैं? तो ये निराला जी की हैं। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिरका हिरक की प्याली में। और ये है महादेवी वर्मा जी की। रोज सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। फिर है, बिखरी अलके जो तर्क जाल, यह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशि खंड सदृश्य या स्पष्ट भाल। ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं और आपका आंसर आएगा यहाँ पे 4, 3, 1, 5। तो यहाँ पे 4, 3, 1, 5 आपका ए ऑप्शन में है। अगला है, नवंबर 2017 में पूछे गए हैं कवियों का जन्म वर्ष, ठीक है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म, मेथी कितने रुपए किलो बताई हमने? 86 रुपये किलो, तो 1886। श्रीधर पाठक जी का बार बार पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है, सन 1859। रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद, इनका काफ़ी बार आता है और इनका जन्म है सन 1889। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1900। तो देखिए यहाँ पे किसका आंसर आएगा? तो देखिए जो आपका श्रीधर पाठक पहले आएंगे, तो श्रीधर पाठक कहाँ पे हैं? श्रीधर पाठक हैं रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त पहले आएंगे, पहले श्रीधर पाठक, मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी और सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो देखिए यहाँ तीनों ऑप्शन में नहीं है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गए। फोर्थ ऑप्शन में देखते हैं, पहले श्रीधर पाठक, बिल्कुल ठीक है, श्रीधर पाठक 1859, मैथिली शरण गुप्त 1886, रामनरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, जयशंकर प्रसाद, इन तीनों का ही 1889 और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये सन 1900, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे आपके जो कथन दिए गए हैं इनसे आपको मिलान करना है। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये निराला जी की पंक्तियाँ। क्या है? प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ हैं। इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, जाने क्या होगा। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ। क्या है कि इस पार प्रिय मधु है, तुम हो उस पार, न जाने क्या होगा। ये हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्तियाँ हैं। अगला है, अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को। और ये किसने कहा है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है। किसकी पंक्तियाँ हैं? जयशंकर प्रसाद जी की। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, ये जयशंकर प्रसाद जी की
पंक्तियां हैं। अगला है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2 3 1 4। 2 3 1 4 आपके किस ऑप्शन में है? तो देखिए 2 3 1 4 आपके सी ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे रचना दी गई है और आगे दिए गए हैं रचनाकार और आपको सुमेलित करना है। वन बेला किसकी रचना है? तो वन बेला आप याद रखेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। कब की है? तो याद रखेंगे सन 1946 की है। उत्तरा किसकी है? तो उत्तरा है सुमित्रा नंदन पंत जी की। किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत जी की। और कब की है रचना? ये सन 1949 की है। उसके बाद में है परिक्रमा। परिक्रमा किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की है। और जो चित्राधार है ये किसका है? तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी का है। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। कब का है? तो सन 1918 की रचना। ठीक है, कब की है? सन 1918 की। वनबेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सन 1946। उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत सन 1949। परिक्रमा रचना है महादेवी वर्मा की और जो चित्राधार है ये जयशंकर प्रसाद सन 1918 की रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पहले यहाँ पे उत्तर लगा देते हैं। तो यहाँ पे उत्तर आएगा 2 3 4 5। सॉरी, देखिए अगला है, ये देखिए यहाँ पे मधुशाला का मैंने आपको बार बार बताया था। मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। क्या? मधुशाला सन 1935 की है और मधुबाला इनकी सन 1936 की है और मधुकलश सन 1937 की है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 को हुआ था और ये हालावाद के प्रवर्तक थे। हालावाद के धर्म ग्रंथ हैं 3, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। इस क्वेश्चन को मैं बार बार बता रही हूँ, आप याद रखेंगे। स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जोतन रह गया है। उपरोक्त गीत किस कवि का है? क्या है? स्नेह निर्झर बह गया है, रेत जोतन रह गया है। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियाँ। ठीक है, यहाँ पे जो आपके 4 कवि दिए गए हैं इनके जन्म वर्ष हम आपको बता देते हैं क्योंकि बार बार पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी और रामनरेश त्रिपाठी, इन तीनों को आप एक साथ याद करेंगे और इनका जन्म है सन 1889। नरेंद्र शर्मा जी का जन्म है सन 1913 और जो नगेंद्र जी हैं उनका जन्म है सन 1915। याद रखेंगे, नरेंद्र जी का जन्म कब का है? सन 1913 और नगेंद्र जी का जन्म है सन 1915। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म है सन 1900 और राम कुमार वर्मा जी का जन्म है सन 1905। देखिए, आप ऐसे सोचेंगे कि मैं ये इतने आपको जन्म वर्ष ऐसे बता रही हूँ। देखिए, मैंने एग्जाम को जिया है, पढ़ा भी है, मैंने देखा भी है क्योंकि मैं 3 बार नेट और 1 बार जेआरएफ हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने दिया तो सिर्फ 5 बार एग्जाम है, उसमें मैंने 3 बार नेट किया है और 1 बार जेआरएफ किया है। 2 बार मैं नेट से कुछ पॉइंटों में रही। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे कि मैं आपको गलत नहीं शिक्षा देने वाली हूँ। मैंने पहले इसको जिया है और मैं ये चाहती हूँ कि आप तक ये कंटेंट पहुँचे और कोई स्टूडेंट इस क्लास को देखे तो आप सफल हो परीक्षा में, ये मेरी दिलोकामना है। और मैं एक एक चीज़ को इसलिए मैं आपको बार बार दोहराती हूँ। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। क्या है? तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं आपकी गया प्रसाद शुक्ल स्नेह जी की। ठीक है, निकल रही है ऊर से आ है, ताक रहे सब तेरी राह है। क्या है? निकल रही ऊर से आ है, ताक रहे सब तेरी राह है। और ये पंक्तियाँ हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। जहाँ उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। ये किसकी पंक्तियाँ? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी की। क्या है? जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। और ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तो ये हैं जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ। अगला है, अरुण अधरों की पल प्रांत, मोतियों सा हिलता हिमहास। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं आपकी सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो देखिए यहाँ पे आंसर आएगा आपका 2 1 3 और 4। 2 1 3 और 4 आपके किस ऑप्शन में है? तो ये है आपके ए ऑप्शन में। अगला है जनवरी 2017 में आए हुए क्वेश्चन। देखिए, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम आपको बताना है। ठीक है, कौन सा बताना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं ये और इनके गीतिका जो काव्य संग्रह है ये सन 1936 का है। अणिमा सन 1943 है, अर्चना 1950 है और आराधना सन 1953 है। तो आपका आंसर आएगा कौन सा? सबसे पहले गीतिका, अणिमा, अर्चना और आराधना आपका
ए ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक है। ठीक है, गीतिका 36, अणिमा 1943, अर्चना 1950, आराधना 1953। अगला क्वेश्चन है, रचनाएं दी गई हैं और उनके रचनाकारों के साथ में आपको मिलान करना है। जो मधुलिका है ये किसकी है, तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है। आपसे पूछा जाए कब की है, तो सन 1938 की है। ठीक है, अगला है प्रभात फेरी, और आपसे पूछा जाए जो प्रभात फेरी है ये किसकी रचना है, तो ये है नरेंद्र शर्मा जी की, और कब की है इस बात को भी याद रखेंगे, तो सन 1938 की है। ठीक है, उसके बाद में है प्रणभंग। प्रणभंग रचना किसकी है, तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की। किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर जी की। आपसे पूछा जाए कि प्रणभंग रचना कब की है, तो सन 1929 की है। ठीक है, उसके बाद में है काठमांडू की पहली सांझ, ये है शिवमंगल सिंह सुमन की। और जो काठमांडू की पहली सांझ है इसका रचनाकाल मुझे नहीं मिला, आपको मिले तो आप याद कर लेना। ठीक है, काठमांडू की जो पहली सांझ है ये शिवमंगल सिंह सुमन की है, क्योंकि देखिए जो 2017 जनवरी में आया हुआ क्वेश्चन है, पता नहीं दोबारा से दोहराया जा सकता है। तो देखिए आपका आंसर आएगा यहाँ पे 3, 4, 5 और 1, तो 3, 4, 5 और 1 आपकी ए ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, देखिए हाँ जी, फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। क्या है कि जो फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर कुमार। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, तो ये पंक्तियाँ हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की। किसकी पंक्तियाँ हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी की। यहाँ पे जो आपके 4 कवि आए हैं इनका जन्म वर्ष हम आपको बता ही देते हैं, क्योंकि कभी भी किसी का भी पूछा जा सकता है। सुमित्रा नंदन पंत जी का काफ़ी बार बता दिया आपको, सन 1900 आएगा। महादेवी वर्मा जी का जन्म सन 1907 है। इसके साथ में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भी सन 1907 है। तीनों का भी याद रखेंगे, महादेवी वर्मा जो आपके हरिवंश राय बच्चन जी और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इनका जन्म है सन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म तो 1865 है। देखिए रियली। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 है। जयशंकर प्रसाद जी के साथ में आप 2 अन्य का भी याद रखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म सन 1897 है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के साथ में एक कवि और याद रखेंगे आप, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, उनका जन्म भी सन 1897 है। ठीक है, आपको रिलेटेड करके पढ़ेंगे, और अगर आपको ये जो ऑप्शन है इनको खोलना आ गया ना, तो आप किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने से नहीं बचने वाले। अगला क्वेश्चन है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं, ये पंक्तियाँ हैं जयशंकर प्रसाद जी की। क्या है, सबका निचोड़ लेकर तुम सुख के सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में, और ये जयशंकर प्रसाद जी की कृतियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है, महादेवी। देखिए यहाँ पे जो कवि आए हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और इसके साथ में आप याद रखेंगे बाल कृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म सन 1897 को हुआ था। जयशंकर प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी, इनका जन्म 1889 को हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म सन 1900 को हुआ था, और महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, इनका जन्म सन 1907 को हुआ था। रचना दी गई है और उनके रचनाकारों के साथ में आपको सुमेलित करना है। प्रेम पथिक किसकी रचना है, तो जयशंकर प्रसाद जी की। कब की है, याद रखेंगे सन 1913 की है। गीतिका किसकी है, तो गीतिका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और कब की है, याद रखेंगे सन 1936 की। सांदे गीत किसकी है, तो महादेवी वर्मा की। कब की है, तो याद रखेंगे सन 1936 की। गुंजन किसकी है, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की। कब की है, तो याद रखेंगे सन 1932 की। ठीक है, प्रेम पथिक 1913 जयशंकर प्रसाद, गीतिका 1936 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांदे गीत 1936 महादेवी वर्मा, और गुंजन 1932 सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 5, 1, 2 और 3। 5, 1, 2 और 3 आपका ऑप्शन है पहला। अगला क्वेश्चन है, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहमवादी बन गया था। क्या है, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठा के कारण अहमवादी बन गया, बिल्कुल कथन गलत है। इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा की है, तो ये कथन भी गलत है। तो आपका ए भी गलत है, आर भी गलत है, और ये ऑप्शन आपका आएगा सी। जुलाई 2016 में आए गए क्वेश्चन है,
काम मंडल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो ऐसा फल भवदाम। ये किससे ली गई पंक्तियाँ? तो ये श्रद्धा सर्ग से ली गई पंक्तियाँ हैं। याद रखेंगे जयशंकर प्रसाद जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है कामायनी, और इसे छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है। 1935 में इसकी रचना और 1936 में इसके लिए मंगला पारितोषिक पुरस्कार मिला था। महादेवी वर्मा के जो कामायनी है उसके ऊपर प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव है, और कामायनी में 15 सर्ग है। ठीक है, कितने सर्ग हैं? कामायनी में 15 सर्ग हैं, और ये एक प्रत्यभिज्ञा दर्शन पर आधारित है। ठीक है, एक बात और याद रखिए, इनके 15 सर्ग हम आपको बता देते हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, एड़ा, स्वपन, संघर्ष, निर्वेद और दर्शन, रहस्य, आनंद। ठीक है, इस प्रकार से इसके 15 सर्ग आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, प्राधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। क्या है? प्राधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं रामनरेश त्रिपाठी जी की। ठीक है, किसकी हैं? रामनरेश त्रिपाठी जी की। धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। क्या है? धरती हिलकर नींद भगा दे, वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। और ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये हैं मैथिली शरण गुप्त जी की। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के प्रिय प्रवास से लिए गए। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, और इसमें सन 1914 में रचित है। ठीक है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधी ब्रज गावनी में पावस जबे लगी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की, क्योंकि इन्होंने जो बिहारी रत्नाकर है इसका बहुत ही महत्वपूर्ण गीत बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 4152। 4152 आपकी किस ऑप्शन में है? तो आपके ए ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी आया। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दुलोचन। और ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये हैं सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां। किसकी हैं? सुमित्रा नंदन पंत जी की। तो देखिए, जो रामनरेश त्रिपाठी हैं, याद रखेंगे माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, इन सभी का जन्म सन 1889 को हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत सन 1900, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म है सन 1897। ठीक है, अगली रचना है जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं ये, और इनकी जो काव्य कृतियाँ हैं इनका सही अनुक्रम बताना है। कानन कुसुम कब की है इनकी? तो सन 1913 की है। आंसू 1925 है। झरना 18, लहर 33। तो सबसे पहले क्या आएगी? कानन कुसुम। तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है, क्योंकि कानन कुसुम फिर उसके बाद में झरना नहीं, आंसू है 25 की, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद में कानन कुसुम यहाँ नहीं है, बी ऑप्शन में, ये भी गलत। कानन कुसुम सी में भी नहीं है, डी में है कानन कुसुम जो सन 1913 का है। झरना 18, आंसू 25 और लहर 33। तो आपका आंसर आएगा डी। अगला क्वेश्चन है, छायावाद केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। आपसे पूछा गया है कि जो छायावाद है वो केवल व्यक्ति के प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता। तो देखिए, ये कथन आपका गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो छायावाद है वो क्या है? वो शुद्ध लौकिक प्रेम और सौंदर्य का काव्य है। क्या है?